हाँ तो बच्चों एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं शूलेस मेथड। एक ही हो गया डिटर्मिनेंट, एक और होता है एरिया निकालने का जिसे बोलते हैं शूलेस। उसको आप पॉलीगन्स में भी यूज़ करते हो, क्वाड्रिलेटरल या फिर पेंटागन या हेक्सागन में भी यूज़ कर सकते हो। बट उस पे जाने से पहले थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री समझते हैं कि भाई ये आया कैसे, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। ठीक है ना, देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो एरिया ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है ना, मॉडुलस। अब इस कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखाया था, तो ये क्या हो जाएगा 1x1 y3 माइनस x3 y1। ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो और सेकेंड फर्स्ट रो कॉलम और सेकेंड रो हाइड x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस इसको और इसको छुपा दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम x2 y1 माइनस x1 y2। ठीक है क्या, तो अगर मैं देखूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया विद इन दी मॉडुलस। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। x1 कॉमन ले लो, तो x1 कॉमन लिया तो x1 y3 और ये आया x1 y2। तो ये कितना हो जाएगा y3 माइनस y2। ठीक है, प्लस x2 कॉमन ले लो, x2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। x2 के साथ क्या क्या आ रहा है, माइनस का y3 यहाँ से और प्लस का y1, तो हो जाएगा y1 माइनस y3 प्लस x3 के साथ क्या क्या आएगा, x3 के साथ देखो माइनस का y1 और प्लस का y2, तो ये हो गया ऐसा। ठीक, तो x1 के साथ y3 माइनस y2 मीन्स x1 के अलावा जो है ना y3 माइनस y2, y1 माइनस y3 और y2 माइनस y1। ठीक है ना, तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 और फिर y3 माइनस y1। इसमें से पूरे में से क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मॉडुलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है ना, और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये क्या हो गया y1 माइनस y2 फिर y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1। क्लियर हो गया। ये सीक्वेंस में देखो y1 माइनस y2 फिर y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1, सब प्लस प्लस में है। ये x1 के साथ, ये x2 के साथ, ये x3 के साथ। क्लियर है, साफ एकदम। तो यही क्या हो गया एक तरीके से मेरा, यही क्या हो गया मेरा फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, अगर आप सोचो तो। ऐसे ही देख लेते हैं, ये जो है ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक, अब बात ये कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए देखते हैं क्या करा जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, सिंपल अपने एक्सेस बनाने शुरू करें। और इसमें एक ट्राइंगल ले लिया, और से ये सी। ठीक है जी, ए को ले लिया आपने x1 y1, बी को ले लिया आपने x2 y2 और सी को ले लिया। ठीक है क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मेरा x एक्सेस और ये मेरा y एक्सेस। ठीक,
अब बात ये है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, देखना कैसे निकालेंगे। मैंने क्या करा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल ABC का एरिया, इसको कैसे लिख सकते हो आप, एरिया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन कौन सा, ये वाला ऐड कर देते हैं से, इसको बोल देते हैं DEF, ठीक। तो ट्रेपेजियम कौन सा हो गया, AEDC प्लस ये वाला ट्रेपेजियम क्या हो गया, ABEF, ठीक है क्या, ABFE। और इसमें से कौन सा ट्रेपेजियम माइनस कर दूं, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा BCDE, BCDE, ठीक है क्या। ये वाला जो ट्रेपेजियम है BCDF, सॉरी इसको सही करना F, ठीक है, BCDF, ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया माइनस। अब ट्रेपेजियम का एरिया सबको पता है क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम हाफ मल्टीप्लिकेशन में और जो हाइट है वो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा AEDC, ये वाला जो ट्रेपेजियम है ये क्या हो जाएगा, ये हाइट प्लस ये हाइट हाफ, ये हो जाएगा, ये कितना हाइट y3, ये कितना हाइट y1, ठीक है। और ये DE ये कितना होगा, यही हाइट हो गई। हाइट कितनी होगी, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका है, तो x1 माइनस x3, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगला, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला है ABFE। ABFE क्या होगा, ये वाला ट्रेपेजियम, ठीक। इसमें हाफ, हाइट कितनी हो गई, हाइट से पहले साइड्स देख लो, साइड्स क्या y2 और y1, ठीक है क्या, y2 और y1। और ये जो हाइट होगी EF ये कितनी होगी, ये पूरा कितना x2 और ये कितना x1, ठीक है। और एक और क्या होगा, हाफ, ये जो ट्रेपेजियम है BCDF ये क्या होगा, पैरेलल साइड्स का हाइट कितना या लेंथ कितना, ये और ये कितना, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये कितना है y3, ये कितना है y2, ठीक है। और ये DF कितना होगा, x2 माइनस x3। तो अगर मैं ये देखूं तो ये पूरा, ये क्या बन गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब x1 x2 x3 कॉमन लिए गए, x1 x2 x3 ऐसा कॉमन लिए गए। तो मैं क्या करता हूँ, x1 x2 x3 कॉमन ले लेता हूँ, तो हाफ x1, देखना अब x1 के साथ क्या आएगा, यहाँ से y1 प्लस y3, ठीक है क्या। और देखो तो x1 के साथ यहाँ से माइनस का y2 माइनस y1, ठीक है क्या। यहाँ पे x1 है ही नहीं। ऐसे ही x2 के साथ देखिए क्या क्या आ रहा है, x2 के साथ देखिए क्या क्या आ रहा है। x2 के साथ ये रहा x2, y1 प्लस y2 माइनस का या प्लस का, देखो तो ये क्या है, प्लस का आ रहा है क्या। x2 के साथ ये आ रहा है y2 प्लस y1 और यहाँ से x2 के साथ आ रहा है y2 प्लस y3, और ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया माइनस हो रहा था। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज है, ये माइनस होगा। इसका मतलब AEDC क्या होगा, ये सही लिखा हुआ है, बस ये माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया, x1 इंटू y1 प्लस y3, ठीक है ना, x1 इंटू y1 प्लस y3, और x1 कहाँ मिला था, ये मिला था, तो ये सही हो गया।
फिर x2 के साथ क्या क्या आया, x2 के साथ आया y1 प्लस y2, ये सही हो गया, माइनस में y2 माइनस y3, और x3 के साथ में क्या क्या आएगा, x3 के साथ में देखो माइनस का, ठीक है, और x3 के साथ क्या आएगा, यहां से देखो ये प्लस में, तो ये हो गया पूरा का पूरा x3 के साथ। अब इसको सॉल्व कर लो तो हो गया x1, ये क्या बच गया, y1 से y1 कटा y3 माइनस y2, ठीक है क्या, प्लस x2, x2 के साथ क्या क्या बचा, y2 गया y1 माइनस y3, ठीक है, और x3 के साथ क्या बचा, x3 के साथ क्या बचा, क्या कट गया, y3 कट गया, y2 माइनस y1, ठीक है क्या, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो हम मॉडुलस लगा सकते हैं, और मॉडुलस लगा सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो दिस इज सेम एज सेइंग मॉडुलस ऑफ हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही हमारा पीछे रिजल्ट आया था, यही हमारा पीछे रिजल्ट आया था एरिया का। तो हम ये रिजल्ट 9th में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये 9th में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, बट अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसकी ज्योमेट्री समझ सकते हो। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो दोबारा देख लो, बहुत सिंपल सा है। ज्योमेट्री से हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है 3 ट्रेपेजियम्स के एरिया के हेल्प से, 2 का सम में से 1 माइनस किया है, और किसी को भी कोई डाउट हो, सिंपल सा एक सिंप्लीफिकेशन है, कोई डाउट होना चाहिए नहीं, ठीक। तो ये है क्या आपका डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एरिया निकालना। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनाया, तो हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक। तो इट इज़ वाइस वर्सा, पहले हम ज्योमेट्री से एरिया निकाले कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, और फिर ये डिटर्मिनेंट बना, ठीक। तो ये याद रहना चाहिए, ठीक। आसान है याद रखना, है ना, ये क्या है, आसान है याद रखना। हमने बोला कि भाई 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3 लिखना है, ऑर्डर कोई भी लिख सकते हो क्योंकि मॉडुलस लिखा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा गया होगा तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, और क्लॉकवाइज लिखा गया होगा तो नेगेटिव आएगा, सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है ना। आएगा एरिया ही, आएगा एरिया ही, ठीक। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं और उसका एरिया दिया है, एक वर्टेक्स जो है वो अननोन है, तो उसमें ए तरीके का एक आ रहा है, उसकी वैल्यू निकाल। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एरिया ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ मॉडुलस, ये मॉडुलस है, ठीक है ना, और उसके बाद डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 3 3 4 और 2a और a, ठीक है जी। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। तो बेसिकली हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर आप रिजल्ट याद रख सकते हो ये वाला तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो तो भी सिंपल सा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मॉडुलस हाफ। देखते हैं इसी कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन होगा 1, फिर क्या होगा, ये हिडन, तो ये हो गया 3a माइनस 8a, ठीक है ना, 3a माइनस 8a माइनस, अब ये हिडन और ये हिडन, ठीक है ना, ये हिडन और ये हिडन, तो 2a माइनस 6a प्लस,
अब ये हिडन और ये हिडन, तो ये क्या बन गया 2 4 जा 8 माइनस 9 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या -5a + 4a दैट इज -a -1, क्योंकि मॉडुलस में है तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ a + 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो a + 1 इज इक्वल टू ±10। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया a + 1 इज ±10। तो a के जो वैल्यू आ गए वो क्या क्या आ गए, +10 लेंगे तो 9 आ जाएगा और -10 लेंगे तो -11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका a का रिक्वायर्ड वैल्यू। मीन्स अगर a का वैल्यू 9 या -11 आए, a का वैल्यू 9 या -11 आए, तो ये जो ट्राइंगल है इस 3 वर्टेक्स के, तो उसका एरिया 5 यूनिट्स आएगा। ठीक है ना, ऑब्वियस है, ज्योमेट्री से भी आप समझो थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं तो ठीक है, ऐसे देखो, अगर कोई एक ट्राइंगल है, मीन्स 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये गिवन थे से A और B, और तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो हो सकता है जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ आया। ठीक है ना, इस केस में ACB अगर इस ऑर्डर में लिखे गए, पहला ये फिर ये फिर ये, मीन्स A फिर B फिर C, तो ये वैल्यू ऐसे लिखी गई तो एरिया जो होगा वो -5 आएगा। बट अगर C इधर आया होगा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये कैसे लिखा हो गया ABC, तो ये +5 आएगा। ठीक है ना, ये कैसा है ABC इज क्लॉकवाइज, यहाँ पे ABC इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब C के 2 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, एक बार जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो ABC एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बन रहे होंगे और ABC एक बार क्लॉक डायरेक्शन में बन रहे होंगे। ठीक है ना, क्लॉक डायरेक्शन में। ठीक, तो 2 पॉसिबिलिटी क्यों आई ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, ये समझ में आना चाहिए। तो C के 2 पॉसिबिलिटी हो सकते थे, एक ये और एक ये। ठीक, बहुत सिंपल है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि पुराना IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव होता था पेपर। ठीक है ना, बहुत पुराना है बट बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्राई करिए। इसमें एक हिंट ये है, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं पॉज करके करें। हिंट ये है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया दोनों का यूज़ करके हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस इंटीग्रल हैं, मींस जो 3 वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो तीनों ही 6 के 6 जो वैल्यूज हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब इंटीजर हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर ट्राइंगल ABC मान लूं, ठीक है ना, ठीक है, तो ये ABC जो ट्राइंगल है इसका कोई भी एक साइड लेंथ निकाल लेते हैं, से AB, तो AB स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा भाई, इक्विलेटरल है तो कोई भी एक साइड निकाल लो, सेम ही होने वाली है। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल। ठीक है, अब अगर साइड का लेंथ का स्क्वायर पता है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 और AB का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, इंटीजर है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, इंटीजर है। और ये √3 देखोगे आप,
ये √3 देखोगे तो ये इरेशनल है। इरेशनल इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब ये जो पूरा वैल्यू होगा ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब मैं फॉर्मूला अगर एरिया का लगाता हूं तो मुझे एक बात पता लगी कि अगर कोऑर्डिनेट इंटीग्रल हैं तो जो एरिया होगा वो इरेशनल होगा। यहां से मैंने ये प्रूफ कर लिया। ठीक, अब देखते हैं क्या इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, देखते हैं। अब एक और एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा, कहां पढ़ा, अभी पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, बस मॉडुलस लगाए तो ये जो अंदर वैल्यू आई है ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से एरिया निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ विद अ मॉडुलस साइन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, यही होगा। अब अगर देखो तो यहां पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब इंटीजर हैं, सब इंटीजर हैं। अगर ये सब इंटीजर है और आपस में मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू इंटीग्रल होनी पड़ेगी। ये वैल्यू कैसी होनी पड़ेगी, इंटीग्रल। इसका मतलब एरिया ट्राइंगल एबीसी एक्चुअल में आएगा इंटीग्रल। एबीसी अगर इंटीजर हैं तो एरिया जो ट्राइंगल है वो आएगा तो इंटीग्रल। बट अगर उसे इक्विलेटरल होना था तो वो इरेशनल होता। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि भाई ये जो ट्राइंगल है, ये जो एरिया है, ये वैल्यू इरेशनल नहीं हो सकती, ये वैल्यू रैशनल होगी, इनफैक्ट इंटीग्रल होगी। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था या जो हमें प्रूफ करना था कि भाई ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल नहीं हो सकता, तो वो हमने प्रूफ कर लिया। हमने क्या एज्यूम करा था कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि भाई ये भी एरिया दोनों सेम है ही नहीं। इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल नहीं। तो एक ये कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप एरिया में बात करो ट्राइंगल में तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एरिया का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि भाई सिंपल 3 कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे या दिए गए होंगे और उससे एरिया पूछा गया हो। तो अगर मैं यूज बोलूं तो या क्वेश्चन कैटेगरी बोलूं तो एक होता है कि सिंपली फाइंडिंग द एरिया, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। दूसरा हो सकता है कि भाई फाइंडिंग एन अननोन, ठीक है, कोई एक अननोन होगा उसे फाइंड कराया जा रहा होगा बाय सॉल्विंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा के जो अननोन है उसे फाइंड कराया जाएगा। या फिर तीसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि भाई जो अभी हमने देखा कि कुछ प्रूफ करना हो कि भाई ये ट्राइंगल अबाउट सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक और यूज जो हो सकता है वो है प्रूविंग कोलिनियरिटी, ठीक है। कोलिनियरिटी 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, 3 पॉइंट है, कोलिनियर हैं। अगर ABC कोलिनियर है तो आप खुद सोच सकते हो AB प्लस BC AC होगा, या फिर ABC ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो 0 होगा।
ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी हैं। ये जो कैटेगरी है कोलिनियरिटी, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी पढ़ा था, हमने बोला AB + BC AC हो जाता है। बट वहाँ पे भी मैंने एक बात बोली थी कि ये जो कैटेगरी है ये स्लोप से ज़्यादा आसानी से होती है, स्लोप से इसका सॉल्यूशन ज़्यादा आसानी से हो जाता है, या फिर इसमें जो वेरिएशन बनते हैं वो स्लोप में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है हम कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से भी, हम कर सकते हैं एरिया से भी, बट हम प्रेफर करेंगे स्लोप से। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट था बेसिक। ठीक है ना, अब एक और जो दूसरा मेथड मैंने बताया वो बताता हूं मैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज या और थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो बिफोर वी जंप ऑन टू दी प्रॉपर्टीज या क्वेश्चंस, दूसरा जो मेथड है वो करते हैं। दूसरा मेथड को क्या बोलते हैं, शूलेस मेथड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, शूलेस मेथड। ठीक है, नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते जाओ, जैसे क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल उसी तरीके से। जहाँ पे आपको डाउट लगता है पॉज करके दोबारा देख लो। ठीक है, और भी कोई डाउट लगता है मेरे को कमेंट करके बता दो, एंड वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। टेलीग्राम से या व्हाट्सएप पे वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल है। अच्छा, ये मेथड है जो कि खाली ट्राइंगल में नहीं लगता, ये क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन में भी लगेगा। देखिए, इसका बेसिक फंडा क्या है कि से मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ रैंडमली कोई भी। ठीक है ना, और क्वाड्रिलेटरल जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, जो हमारे स्कोप में है क्वाड्रिलेटरल्स उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक। अब इसको अप्लाई करते हुए क्या ध्यान रखना है, बस ये ध्यान देना। आपने देखा कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो ABCD बनता है, ऐसा नहीं होता कि ABDC बने। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है कि A से B गए, B से D गए और फिर D से C गए। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल हमारे लिए नहीं है। ABDC इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल फॉर अस। ठीक है ना, ABDC इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल फॉर अस। हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। ठीक, तो इसमें ध्यान क्या देना है, ये ऑर्डर में लिखना है। अब ऑर्डर में कहाँ लिखना है देखना ध्यान से, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी मॉडुलस हाफ, बाहर ही लिख देते हैं, और उसके बाद शूलेस बनाएंगे। शूलेस कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा x1 y1, फिर लिखा x2 y2, फिर लिखा x3 y3, फिर लिखा x4 y4। तो ये जो ऑर्डर था ये ABCD ऐसा लिखा गया। हो सकता है आप यहां से शुरू करते, x2 y2, फिर x3 y3, फिर x4 y4, फिर x1 y1, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो रहा है वही। ठीक है ना, उसकी फिगर सेम रहनी चाहिए। जैसे हमने देखा था ABDC वो अलग ही फिगर बन जा रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सबसे पहले लिखा था उसको वापस रिपीट कर दो, ये बन गया आपकी शूलेस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट टू राइट माइनस, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप से बॉटम ऐसा, माइनस दिस। ठीक है ना, लेफ्ट अबव टू राइट बिलो माइनस ये x2 y1 मीन्स लेफ्ट बिलो राइट अबव। ठीक, प्लस सेम चीज यहां पे करनी है आपको,
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2, बिल्कुल सेम नेक्स्ट x3 y4 माइनस x4 y3, ठीक है, फिर x4 y1 माइनस x1 y4 और इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया गया, हाफ से, और बाहर में क्या लगा दिया, मॉडुलस, बाहर में क्या लगा दिया गया था, मॉडुलस, ठीक है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD। ठीक, तो ये सिंपल क्या है, आपको बस जो नोट है वो क्या करना है कि भाई जिस सीक्वेंस में चीज़ें हैं ABCD उस सीक्वेंस में लिखना जाना चाहिए। ठीक, और उसके बाद सिंपल लेस बना के अब इसको ट्राइंगल में लगा लो, चाहे क्वाड्रिलेटरल में लगा लो, चाहे पेंटागन में लगा लो, एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें जो नोट है आपके वो ध्यान से लिख लेना। पहला जो है वो क्या है, टेक केयर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना, वो एक क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन बनना चाहिए, ट्राइंगल में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, एंटी क्लॉक क्लॉक में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरा नोट क्या है, इफ रिटन, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, क्लॉक डायरेक्शन दिख रहा है, तो वही सेम है पिछले वाला कि भाई अगर क्लॉक है तो इफ रिटन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो वैल्यू विल बी नेगेटिव, और if written in anti-clock direction, if written in what, anti-clock direction, value will be ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, बहुत सिंपल सा बात है, समझ में आता है सबको। तो ये क्या है, मेरी शूलेस मेथड। आपको क्या करना है, बस सीक्वेंस देखनी है, ट्राइंगल में वही प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल पेंटागन में देखना है कि वो क्वाड्रिलेटरल उस सेंस में कंप्लीट हो रहा हो। जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें वो आखिरी में एरिया कैलकुलेट कराता है, कुछ आपसे कोऑर्डिनेट्स निकलवा लेता है, फिर बोलता है इस कोऑर्डिनेट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया बता दो। तो उसमें बच्चे हमेशा क्या करते हैं, ये लिख दे, रैंडमली लिख देंगे कि भाई ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, वो जो वैल्यू आएगी वो गलत आ जाती है। ठीक है, तो जो ग्राफ में आपको एक प्लॉट करके जरूर देखना पड़ेगा कि भाई ये सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेटर जिस सीक्वेंस में बन रहा है या पेंटागन जिस सीक्वेंस में बन रहा है उसी सीक्वेंस में आप ये शूलेस बनाएं। ठीक, तो इसमें एक यही पॉइंट है जो नोट वर्दी है। ठीक, तो अगर ट्राइंगल का है तो आप डिटर्मिनेंट से काम चला लो, ट्राइंगल से ज़्यादा का एरिया है तो आप शूलेस पे आ जाओ। ठीक, अब बात आती है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम इसका भी तो निकाल सकते थे। हाँ, निकाल सकते थे। हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं हम दो ट्राइंगल बना लो, एक ये और एक ये, इसी पेंटागन में 3 बन जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ट्राइंगल बना लो और ट्राइंगल का एक एक का निकालते जाओ। ठीक, बट वो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, ये सिंपल तरीका। क्लियर हो गई बात। जिस किसी को भी कोई डाउट है वो थोड़ा सा पॉज करके नोट्स बनाओ, लिखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक,
इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखिए भाई, एक पेंटागन है ए बी सी डी ई। अच्छा, इसने पेंटागन दे ही दिया कि भाई ए बी सी डी ई इसी ऑर्डर में, ठीक है ना। इसका मतलब ए बी सी डी ई ही पेंटागन बन रहा होगा, तो मेरे को प्लॉट करके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी ई यही सीक्वेंस में पेंटागन बन रहा होगा। हो सकता है क्लॉक हो सकता है एंटी क्लॉक हो, उससे मुझे मतलब है नहीं, ठीक है ना। अब ए बी सी डी ई जो पेंटागन है उसका एरिया गिवन है ये रहा, तो टी का वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमने ट्राइंगल में डिटर्मिनेंट से करा था 2a, a वाला अभी क्वेश्चन, बिल्कुल सेम चीज़ है। टी की वैल्यू निकाली जाएगी। अगेन मॉडुलस में आता है एरिया, तो आप सोच सकते हो टी के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आने चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो एरिया के लिए शूलेस बनाना शुरू कर देते हैं। 1 3, फिर -2 5, फिर -3 -1, फिर 0 -2 और 2, और फिर जो पहला वाला था रिपीट, बन गई शूलेस। तो ये हो गया एरिया ए बी सी डी ई। तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई का जो एरिया होगा वो ये होगा। इस पे मॉडुलस और लगा देंगे, इस पे क्या और लगा देंगे, मॉडुलस और लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई ये मॉडुलस और आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये मॉडुलस हो गया। अब देखो 1 × 5 माइनस दिस, तो 5 + 6 इज 11, प्लस ये 2 और प्लस 15 इज 17, फिर 6 और 0 इज 6, ठीक है। फिर 0 × 2 इज 0, माइनस का -4 इज +4, ठीक है। और 2 × 3 इज 6 -t, तो +6 -t -t, ठीक। ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 45/2 के बराबर, ठीक है जी। तो 2 और 2 तो गया, तो आप लिख सकते हो मॉडुलस 11 और 17 इज 28, 6 34 और 10 44, तो ये हो जाएगा 44 -t का मॉडुलस इज 45, ठीक है जी। तो t के 2 वैल्यू आ जाएंगे, क्या क्या मीन्स, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, वैसे तुमको खुद इतना जल्दी जल्दी अब करना है, ±45, ठीक है। तो t के 2 वैल्यू क्या क्या आ गए, एक जब 44 -45 हुआ दैट इज -1, ठीक है जी। और जब माइनस का 45 होगा तो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 89। तो यू गेट 2 वैल्यूज फॉर t, -1 एंड 89। 2 वैल्यू आएंगे t के जो कि पेंटागन, अगेन क्या हो रहा होगा, कि 2 वैल्यू क्यों आ रहे होंगे कि भाई एक बार ये जो सीक्वेंस है ABCD क्लॉकवाइज बन रही होगी पेंटागन में, और एक बार क्या बन रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी, इसीलिए t के 2 वैल्यू आ रहे हैं। सिंपल। तो इस तरीके का यूज है। अब देखिए ये हो गया हमारा बेसिक, ठीक। अब इसमें अगर मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करूं एरिया को ही, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो आते हैं कि भाई थोड़े से जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करा जाए, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बेसिक मैं बताऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक है एज सच दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लास 12 में पढ़ोगे खूब सारे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको थोड़े प्रॉपर्टीज बताऊंगा जिससे कि आपके पैराबोला में, स्ट्रेट लाइन में, बहुत सारे यार सर्कल में क्वेश्चन आएंगे, एलिप्स में, एरिया को रिलेटेड एडवांस लेवल के, वो आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है जी। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं।
ठीक है ना। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे को जो यूज़ हो रहा है डिटर्मिनेंट वो 3/3 का हो रहा है, मीन्स 3 रो होते हैं 3 कॉलम होते हैं, तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला ABC DEF GHI, ठीक है। इसमें अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, रो है, और ये जो है ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ABC फिर DEF, कोई फर्क नहीं आएगा। या अगर इसकी वैल्यू +5 आएगी तो इसकी भी +5 आएगी, ठीक। फिर GHI, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, ठीक। पहली प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर ये ABC हैं, DEF हैं, GHI हैं, ठीक है, इसमें कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज एनी 2 रोज तो द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, मीन्स इसका अगर +5 वैल्यू आता तो जो रिजल्ट इसके बाद इंटरचेंज के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा, -5, मीन्स DEF ABC। तो इसको नोट्स में लिखते रहना। इफ यू इंटरचेंज एनी 2 rows, the value of the determinant gets multiplied by a negative sign. Similarly, if you interchange any 2 columns, then also it gets multiplied by a negative sign, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी माइनस हो गया था, फिर हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इफ यू इंटरचेंज एनी 2 कॉलम्स, कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा, फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगा, मीन्स फिर से माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा EBH DAG और FCI, ठीक। तो अगर आपने कोई 2 रो इंटरचेंज करे तो माइनस लग गया, 2 कॉलम इंटरचेंज करे तो माइनस लग गया। कितनी बार भी करते चले जाओ, मैंने क्या करा, रो चेंज करा, फिर से रो कर देता, माइनस एक और लग जाता, प्लस हो जाता। तो कितनी बार भी करते चले जाओ ये, ठीक है ना। तो इफ यू इंटरचेंज 2 रोज द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव साइन, इफ यू इंटरचेंज 2 कॉलम्स इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव साइन। दूसरी प्रॉपर्टी तो हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकेंड, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, इन सब के प्रूफ पढ़ोगे आप क्लास 12th में, अभी आपको सिंपल याद रखना है, और इसको कोई एक नंबर k से मल्टीप्लाई करा गया, ठीक है। भाई ये अपने आप में एक नंबर है, शायद ये 5 होता, ये -3 होता, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -15 हो जाता। बट डिटर्मिनेंट में क्या होगा, अगर इसी नोटेशन में बात करें तो ये जो k है ये किसी भी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। हर एलिमेंट में नहीं होगा, मीन्स इसको आप लिख सकते थे KA KB KC DEF GHI, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते थे, कोई भी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। हमने बोला सेकेंड कॉलम में कर देते, तो जाएगा ADG एज इट इज, KB KE KJ KH सॉरी, और CF, ठीक है। अ स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इनटू एनी वन रो और एनी वन कॉलम। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके का मुझे कुछ दिखता तो मैं किसी एक रो में से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, किसी एक कॉलम में से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से,
मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 3 6 9 1 2 3 1 1 1, तो ये किसके बराबर होगा? इसमें से मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, इसमें से क्या निकाल लिया कॉमन, 3 निकाल लिया। तो दिस इज सेम एज 1 2 3, फिर ये एज इट इज एंड एज इट इज। ठीक, तो ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। ठीक, बहुत सिंपल है, याद रखने हैं। 3 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए, एग्जैक्टली सेम, मीन्स ये देखो ए बी सी, ये कॉलम और ये कॉलम सेम आ गया, तीसरा कुछ भी होता रहे, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, 0 आएगी। मीन्स इफ एनी 2 रोज, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम आ गए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ, सॉरी। ठीक, एक जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसे बोला जाता है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, देखते हैं वो क्या होता है। ठीक, तो जो लास्ट है वो क्या है आपका, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहां चाहिए। इसको बहुत वाइड तरीके से आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक, तो ये क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और इसमें आपने कोई रो ऑपरेशन लगाया, से कैसे कैसे लगा सकते हो, किसी भी एक रो पे एक टाइम पे लगा सकते हो, कि रो 1 गेट्स रो 1, रो 1 के बाद रो 1 एज इट इज होने वाला है, प्लस K1 टाइम्स रो 2 प्लस K2 टाइम्स रो 3। मीन्स रो 1 में रो 2 रो 3 का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड कर सकते हो। ये K1 K2 कैन बी एनी रियल नंबर, K1 K2 कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, रो 1 क्या दिखेगा आपका, रो 1 विल बी ए प्लस K1 टाइम्स रो 2 का मतलब क्या है, जो रो 2 का एलिमेंट है D, यहां पे इसमें K1 मल्टीप्लाई हो जाए, K1D प्लस इसमें K2 K2G। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा B, ठीक है, और प्लस K1E प्लस K2H। ठीक, और ऐसे ही थर्ड कॉलम में, तो ये हो जाएगा C प्लस K1F प्लस K2I। ठीक है, तो ये पहला रो बन गया आपका, रो 1 गेट्स ट्रांसफॉर्म टू दिस। तो ये और ये जो वैल्यू होगी ये अभी भी इक्वल होगी, सेकंड और थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या बोल दिया, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, मीन्स कोई भी एक रो में आप ट्रांसफॉर्म करो, कितनी बार भी करो। अब ये आ गया, फिर आप कहते हैं मैं रो 2 पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करे जा रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखेंगे अभी।
क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में कर क्या रहे हैं कि भाई कोई भी एक रो को आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। K1 K2 0 भी हो सकते थे, मीन्स आप खाली क्या लिखते, R1 प्लस ये 0 ले लिया तो ये 0 हो गया, R1 प्लस ट्वाइस R3 या R1 माइनस ट्वाइस R3, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आप कॉलम भी कर सकते हो ट्रांसफॉर्म, और कितनी बार भी कर सकते हो। ये आ गया, इसके बाद फिर से रो लगा दो या फिर से कॉलम लगा दो, ठीक है। कॉलम में क्या करोगे, कॉलम में क्या करोगे, जो काम आपने रो में करा था वही इस बार कॉलम में होगा। ठीक है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप बोलना चाहते हो कोई भी एक कॉलम से C2 कौन सा कॉलम, ये वाला, इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं तो ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है, C2 एज इट इज प्लस K1 टाइम्स C1 प्लस K2 टाइम्स C3। ठीक है क्या, K2 टाइम्स C3, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं ये, ठीक है। C2 के आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर C2 के आगे मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका मतलब क्या है कि आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बना लो, कॉलम 1 एज इट इज रह जाएगा, कॉलम 2 दिखेगा आपको कैसा, कॉलम 2 प्लस K1 टाइम्स A प्लस K2 टाइम्स C, ठीक है। ऐसे ही E प्लस K1 टाइम्स D और K2 टाइम्स F, ठीक है। और ऐसे ही ये H प्लस K1 टाइम्स G प्लस K2 टाइम्स I, ये हो गया सेकेंड कॉलम। थर्ड एज इट इज, तो ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू आई सेम आई। अब आप रो और जो कॉलम लगाना चाह रहे हो वो एक के बाद एक लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉलम लगाया तो अगला भी कॉलम ही लगाओगे, ये कॉलम लगाया अगला रो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगला कॉलम लगा लो। पॉइंट सिंपल ये है कि हम डिटर्मिनेंट को सिंपल बनाना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट को सिंपल बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, ठीक है, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। से आपके पास ये था 1 1 1 2 3 4 6 और 7 1, ठीक है, रैंडमली मैंने ले लिया कुछ, ठीक, ये डिटर्मिनेंट। अब ध्यान देना, इसमें मैं क्या करता हूँ, रो 1 को लिख देता हूँ रो 1 माइनस रो 2, ठीक है ना। मीन्स जो K1 था वो क्या हो गया -1 और जो K2 हो गया वो 0, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स जो थे वो ऐसे चूज करे, क्यों करे, तो इसका मतलब मैंने बोला ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है ना। रो 1 चेंज हो रहा है, फिर 2 - 4, ये 2 - 4 इज -2, 3 - 6 इज -3, ठीक है क्या। ये एज इट इज और ये एज इट इज, ठीक। अब मैंने बोला फिर से एक बार रो चेंज कर लेते हैं, इसमें लगाया क्या, R2 इज R2 माइनस R3। आपको खुद हिंट मिल रहा होगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये 0 बना रहे हैं, ठीक, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या होगा, ये तो एज इट इज, ये तो एज इट इज, रो 2 चेंज होगा, 1 - 1 0, 4 - 7 -3, 6 - 1 5, रो 3 एज इट इज रह गया, ठीक है क्या। अब ये दो 0 हो गए। अब मैं सॉल्व कैसे करता हूँ डिटर्मिनेंट, जैसे नॉर्मली करता हूँ इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, वो सॉल्व करते हैं इस कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स ये हटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई 0, -0 टाइम्स
ये हटा, दिस इंटू दिस, बट 0 से मल्टीप्लाई प्लस, तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों का कैलकुलेशन ही खत्म हो गया, सबसे आसान। फिर आएगा 1, ये हटा, तो 2 माइनस 10 और माइनस 9 मीन्स प्लस 9, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, यही वैल्यू हो गया, कितना आएगा -1। चाहे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देख लो और चाहे ये दो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखो, आंसर -1 ही आएगा, आंसर -1 ही आने वाला है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़े, उनसे क्या हो रहा है, चीज़ें आसान हो जा रही हैं, ठीक। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान देनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जो सबसे पहला पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम इंटरचेंज कर दो तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो इसमें जो एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको, वो ये है कि भाई बहुत जगह आपने जो एरिया लिखा देखा होगा या देखोगे, वो ऐसा होगा, बहुत जगह इसमें मॉडुलस आप ऐसे देखोगे, बहुत जगह आप कैसे देखोगे कि भाई ये इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, है ना, मींस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया एंड सो ऑन। या कहीं पे इंटरचेंज भी देखोगे, कहीं पे इंटरचेंज भी देखोगे कि ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, ठीक है, ये इंटरचेंज भी देखोगे, ठीक। ये इंटरचेंज भी होगा, क्यों, क्या बोला गया था, कोई दो कॉलम या दो रो इंटरचेंज करोगे तो क्या होने वाला है, सिर्फ साइन -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉडुलस लगा है उससे कोई एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी वैल्यूज अल्टीमेटली सेम ही आने वाली, ठीक। तो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये कि भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, D1, दूसरा है D2 और तीसरा है D3, ठीक है। D1, D2, D3 ये जो तीन ट्राइंगल हैं, इनका एरिया GP में है, ठीक। अब आपको बताना है कि ये GP में नहीं हो सकते, ये गिवन नहीं है, ये बोला गया कि ये जो तीन वैल्यू हैं GP में नहीं हो सकते। ये अपने आप ट्राई करिए, कमेंट करके बताना हो जाए तो, और नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन इसका डालूंगा, ठीक है। चलिए।